कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। 1954 में नेहरू जी ने घटिया कानून बनाया था जिसको ड्रग एंड मैजिक एक्ट कहते हैं। इस घटिया कानून के कारण स्वामी रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगना पड़ रहा है। उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी माफी मांगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यह कानून घटिया है। जिन बीमारियों का इलाज पतंजलि में होता है, गारंटी के साथ होता है, जिन बीमारियों का इलाज स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है, लाखों लोग ठीक हो चुके हैं जिन बीमारियों को अपना इलाज करा के, उसके लिए भी स्वामी रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि यह कानून कहता है कि इन बीमारियों का आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। मैं साल में 2 बार पतंजलि जाता हूं, एक बार जून में जाता हूं छुट्टियों में, एक बार दिसंबर में जाता हूं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे लोग अपेंडिक्स अपना ठीक कर चुके हैं आके। योग प्राणायाम आयुर्वेद के जरिए लोगों ने अपना अंधापन ठीक किया है। योग प्राणायाम आयुर्वेद के जरिए लोगों ने पतंजलि में आके अपना कैंसर ठीक किया है। पतंजलि में लोगों का मोतियाबिंद ठीक हुआ है। ये मैं अपनी आंखों से देखा बता रहा हूं। योग प्राणायाम के जरिए, आयुर्वेद के जरिए पतंजलि में आके लोगों ने अपना बहरापन ठीक किया है। डायबिटीज ठीक हुई। डायबिटीज तो पूछे नहीं, करोड़ों लोगों को ठीक हो चुकी है पतंजलि में आके। मंद बुद्धि का इलाज पतंजलि में होता है। यूट्रस का इलाज पतंजलि में होता है। माहवारी की समस्या का इलाज पतंजलि में होता है। नर्वस सिस्टम का इलाज पतंजलि में होता है। ड्रॉप्सी का इलाज पतंजलि में होता है। मिर्गी का इलाज पतंजलि में होता है। पथरी का इलाज पतंजलि में होता है। योग प्राणायाम नेचुरोपैथी के जरिए, आयुर्वेद के जरिए ब्लड प्रेशर का इलाज होता है। हिस्टीरिया का इलाज होता है पतंजलि में। कोढ़ का इलाज होता है पतंजलि में। मोटापा का इलाज होता है पतंजलि में। नपुंसकता का इलाज होता है पतंजलि में। बाजपन का इलाज होता है पतंजलि में। टीबी का इलाज होता है पतंजलि में। अल्सर का इलाज होता है पतंजलि में। यह सब योग प्राणायाम नेचुरोपैथी आयुर्वेद के जरिए होता है। आहार चिकित्सा के जरिए होता है। प्राणायाम चिकित्सा के जरिए होता है। लेकिन जब उन्हीं बीमारियों को ठीक करने की बात स्वामी रामदेव जी पेपर के जरिए करते हैं, अखबार में अपना प्रचार एडवर्टीजमेंट देके करते हैं, तो ये 1954 का कानून खड़ा हो जाता है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो सिंथेटिक ड्रग एसोसिएशन है, जो सिंथेटिक ड्रग बनाने वाले फार्मा माफियाओं के लिए काम करता है, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाता है, पिटीशन फाइल करता है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन एडमिट हो जाती है। और इस कानून के कारण रामदेव जी, बालकृष्ण जी को बार बार फटकार भी मिल रही है, माफी वो लोग मांग रहे हैं, फिर भी माफीनामा भी नहीं मिल रहा है। एक बात मैं बताऊं, पंजाब में इन्हीं बीमारियों का इलाज मिशनरियां करती हैं, इलाज करने का दावा करती हैं, वादा करती हैं। पूरे पंजाब नहीं, पूरे भारत में मिशनरियां चंगाई सभा लगाती हैं, और चंगाई सभा लगा के कहती हैं कैंसर ठीक कर दूंगा, घुटना ठीक कर दूंगा, बाजपन ठीक कर दूंगा, नपुंसकता ठीक कर दूंगा। और अब तक करोड़ों एससी एसटी को कन्वर्ट कर चुकी हैं ईसाई मिशनरियां इन्हीं बीमारियों का इलाज करने का वादा करके। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कभी मिशनरियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। बहुत सारे मजारों पे, बहुत सारे दरगाहों पे बोर्ड लगे हुए हैं कि हम ये बीमारी ठीक कर देंगे, ये बीमारी ठीक कर देंगे, और वो उन बीमारियों का ठीक करने का वादा किया जाता है, दावा किया जाता है, जो इस कानून में लिखा हुआ है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज तक कभी नहीं गया। चाहे हिंदी का अखबार हो, चाहे तमिल का अखबार हो, चाहे तेलुगु का अखबार हो, रोज निकलता रहता है फलाने बीमारी ठीक कर दूंगा, फलाने बीमारी ठीक कर दूंगा, भूले साहब, फन्ने साहब, भन्ने साहब, फन्ने साहब, ऐसे पता नहीं कितने सारे वहां पे तांत्रिक मांत्रिक का रोज प्रचार करते रहते हैं। 1000 रुपए में ठीक कर दूंगा, 2000 रुपए में ठीक करता हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कभी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। लेकिन जब पतंजलि ने यह काम करना शुरू किया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चला गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मंशा जो है मुझे इसलिए खराब लगती है कि अगर वास्तव में वो चाहता है कि किसी भी बीमारी का प्रचार प्रसार ना हो, किसी भी बीमारी का जो दवाई है उसका प्रचार प्रसार ना हो, तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल करना चाहिए था। उसको बताना चाहिए था कि सुलभ शौचालय में भी जगह जगह स्टिकर लगा लगा के लोग इलाज करते हैं। रेलवे के स्टेशन के आसपास जगह जगह पंपलेट लगा के कहते हैं हम बीमारी ठीक कर देंगे। मिशनरियां पूरे देश में चंगाई सभा करती हैं। बहुत सारे जिहादी संगठन है, वो जगह जगह ऐसे सभा बुलाते हैं और बीमारी का इलाज ठीक करने का दावा करते हैं और बाद में कन्वर्ट करा लेते हैं। तब तो बात समझ में आती है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केवल और केवल पतंजलि के खिलाफ गया है, इसलिए उसकी मंशा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब दूसरी बात आती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस कानून का लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहा है। कानून का इंटरप्रिटेशन 4 तरीके से होता है। लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब कानून में जो लिखा है बस उसी को पढ़ना। पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन का मतलब कानून क्यों बनाया गया था,
हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन, अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है। अभी तक चूंकि लिटरल इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि भैया इस कानून में लिखा हुआ है इन 54 बीमारियों का आप प्रचार नहीं करेंगे, इन 54 बीमारियों को ठीक करने की गारंटी नहीं लेंगे, इसलिए आपने पतंजलि ने चूंकि इनका विज्ञापन दिया है तो वो गलत किया है। चलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा मैं उस पर नहीं जाता। भारत की सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत जो भी करेगी वो ठीक करेगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले टाइम में इस एक्ट का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करेगी, पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करेगी, केवल लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी। इस कानून के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है कि ये नीम हकीम खतरे जान जो उस समय बोर्ड लगाते थे उनको रोकने के लिए बनाया गया। तो पतंजलि कोई नीम हकीम से तो नहीं चलती। पतंजलि में तो पूरा रिसर्च सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर पतंजलि में है। तो इसलिए पतंजलि में कोई नीम हकीम तो काम करते नहीं। पतंजलि के पूरे देश भर में 1200 से ज्यादा डॉक्टर हैं जो बाकायदा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। पतंजलि में तो आज की डेट में खुद पर डे कम से कम हजारों की संख्या में लोग आके ओपीडी में अपना इलाज करा रहे हैं और ये प्रमाण भी है, लोग बोल भी रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल डिसीजन लेगा वो इस कानून का हार्मोनियस और पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करके लेगा। लेकिन ये कानून को बदलना जरूरी है, इसी कानून को बदलना जरूरी नहीं है। आज मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, 25 साल पुराने सभी कानूनों को बदलने की मांग करिए। 21वीं सदी में 19वीं सदी का कानून क्यों, 20वीं सदी का कानून क्यों, 1954 का कानून क्यों? अब टाइम आ चुका है कि जैसे दुनिया के कई देशों में कानून की एक्सपायरी होती है, कानून की एक लाइफ होती है 25 साल। 25 साल के बाद कानून को रिव्यू किया जाता है। प्रचार नहीं करेंगे, इन 54 बीमारियों को ठीक करने की गारंटी नहीं लेंगे, इसलिए आपने पतंजलि ने चूंकि इनका विज्ञापन दिया है तो वो गलत किया है। चलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा मैं उस पर नहीं जाता। भारत की सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत जो भी करेगी वो ठीक करेगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले टाइम में इस एक्ट का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करेगी, पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करेगी, केवल लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी। इस कानून के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है कि ये नीम हकीम खतरे जान जो उस समय बोर्ड लगाते थे उनको रोकने के लिए बनाया गया। तो पतंजलि कोई नीम हकीम से तो नहीं चलती। पतंजलि में तो पूरा रिसर्च सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर पतंजलि में है। तो इसलिए पतंजलि में कोई नीम हकीम तो काम करते नहीं। पतंजलि के पूरे देश भर में 1200 से ज्यादा डॉक्टर हैं जो बाकायदा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। पतंजलि में तो आज की डेट में खुद पर डे कम से कम हजारों की संख्या में लोग आके ओपीडी में अपना इलाज करा रहे हैं और ये प्रमाण भी है, लोग बोल भी रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल डिसीजन लेगा वो इस कानून का हार्मोनियस और पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करके लेगा। लेकिन यह कानून को बदलना जरूरी है, इसी कानून को बदलना जरूरी नहीं है। आज मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, 25 साल पुराने सभी कानूनों को बदलने की मांग करिए। 21वीं सदी में 19वीं सदी का कानून क्यों, 20वीं सदी का कानून क्यों, 1954 का कानून क्यों? अब टाइम आ चुका है कि जैसे दुनिया के कई देशों में कानून की एक्सपायरी होती है, कानून की एक लाइफ होती है 25 साल। 25 साल के बाद कानून को रिव्यू किया जाता है।